आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। वैसे तो जब कभी भी हम पर मुसीबत आती है तो हम सभी अपने इष्ट, अपने ईश्वर को याद करते हैं। ठीक वैसे ही जब हमारे शरीर में किसी तरह की परेशानी, प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम डॉक्टर्स को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है। और जैसे कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जीबी पंथ के कई सारे मुद्दे हमने उठाए हैं अपने चैनल के माध्यम से, आप दर्शकों के साथ साझा किया है, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। लेकिन आज हम जीबी पंथ अस्पताल में हैं और आज हम आप सभी दर्शकों को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे लोगों की जानें बचाई हैं। डॉक्टर साजी वर्गीस, आप सभी दर्शक इस नाम से भली भांति आप उनको पहचानते हैं, जानते हैं। ना सिर्फ अंडमान में, इंटर आइलैंड्स में भी इनका दबदबा है, इनका पहचान है और लोग इन्हें भगवान का दूसरा रूप ही मानते हैं। तो चलिए आज हम आप सभी दर्शकों के साथ डॉक्टर साजी वर्गीस जी का एक छोटा सा मुलाकात साझा करते हैं। उम्मीद करते हैं आप दर्शकों को पसंद आएगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। आपने पढ़ाई कहाँ से की, कैसे आप यहाँ पर आए? मैं तो एक्चुअली थर्ड जनरेशन है, हम यहाँ के सेटलर्स हैं। एक्चुअली मेरा ग्रैंडफादर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वे बैक इन 1963 में डिगलीपुर में लेके आके सेटल कराया। तो मेरा पापा, उसके बाद अभी हम थर्ड जनरेशन है। तो हम यहीं के पोर्टब्लर में कालीकट में रहते हूँ और मैं अपना पूरा स्कूलिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टब्लर मॉडल स्कूल से किया हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ से सीट लेके गया हूँ। MBBS में आलपुरा TD मेडिकल कॉलेज आलपी केरला से किया है। फिर उसके बाद मैं ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम लिख के ML सर्जरी सेलेक्ट किया। मेरा पैशन रहा है सर्जरी करने का। तो मैं थ्रू ऑल इंडिया हुबली कर्नाटका में कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हुबली से किया हूँ। फिर उसके बाद फिर एंट्रेंस लिखा मैं MCH सुपर स्पेशलिटी इन पीडियाट्रिक सर्जरी फ्रॉम क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर 2009 में कंप्लीट किया। फिर उसके बाद यहाँ आए। यहाँ आने के बाद जो हमारे डायरेक्टर हमारा इंटरेस्ट देख के मुझे लैप्रोस्कोपी ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो 2 साल का ट्रेनिंग किया और पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप इन मिनिमल एक्सेस सर्जरी किया। तो थैंक्स टू द डायरेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर गिविंग द ट्रेनिंग एंड इससे हमारा अंडमान निकोबार पब्लिक को बहुत बेनिफिट हुआ। तो वो 2 साल का ट्रेनिंग किया था। तो उसके बाद मैं अपना यहाँ सर्जरी कंटिन्यू कर रहा है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि कितने साल से आप जीबी पंथ में हैं और क्या कुछ आपका अचीवमेंट है, आपने क्या कुछ किया है यहाँ के लोगों के लिए? मैं यहाँ गया 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 2010 फरवरी 6 तारीख को मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ था थ्रू UPSC। तब से आज तक मैं अनेक प्रकार के सर्जरी, मैं एक्चुअली सुपर स्पेशलिस्ट हूँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और पीडियाट्रिक सर्जरी में। तो मैं अभी तक अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 10,500 सर्जरीज किया हूँ टिल डेट 10,500 सर्जरीज किया हूँ। और कहीं मेजर सुप्रा मेजर सर्जरीज, मेजर सर्जरीज, एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो हमारे द्वीपों में इससे पहले नहीं होता था, जिसे अब मेलान में भेजा जाते थे, वो अभी हम यहाँ हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो आइलैंडर्स है उनको हम किया हो। सर, जीबी पंथ में आपने जिस तरह अभी बताया कि 10,500 सर्जरीज आपने किया है, तो जैसे कि सभी को पता है आप लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, तो आपने सारे जितने भी सर्जरीज लैप्रोस्कोपी के थ्रू किया है, कैसे किया है? इन 10,500 प्लस में मैक्सिमम सर्जरीज लैप्रोस्कोपी से किया हूँ और काली लैप्रोस्कोपीज नहीं, ओपन सर्जरीज भी किया हूँ। जैसा कि जब पेशेंट एमरजेंसीज में एडमिशन होते हैं और जिसको मैं लैप्रोस्कोपिक का इंडिकेशंस है लेकिन कर नहीं पागा बिकॉज ऑफ द पुअर जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो जब भी हम लोग एमरजेंसी सर्जरीज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए फिट नहीं होते हैं। उस वक्त हम ओपन सर्जरीज करते हैं और तभी हम मैक्सिमम ओपन सर्जरीज करते हैं, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन है पेशेंट की जान और पेशेंट कितने जल्दी से जल्दी हो, मिनिमम कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को सर्जरी करा के बचाना। तब हम लैप्रोस्कोपी नहीं करते हैं। नहीं है तो बाकी सारा जो भी इलेक्टिव केसेस है और जो भी पीडियाट्रिक सर्जरी केसेस है, GA सर्जरी केसेस है, मैक्सिमम लैप्रोस्कोपी से ही करते हैं। सर, लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बेनिफिट्स क्या हैं? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे आपको मालूम होगा जो कन्वेंशनल सर्जरीज होता है, जिसमें हम लोग बड़े इंसिशन पेट में डालते हैं। मान लो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिडलाइन इंसिशन, हमारा पेट का बीच का जो हिस्सा होता है वहाँ हम खोलते हैं और सिफिस्टर्नम जो ऊपर पार्ट से नीचे तक हम खोलते हैं। लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी दूसरा नाम है कीहोल सर्जरी, जहाँ पे हम मैक्सिमम 10 mm
यानी कि मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर इंसिशन होता है। उस प्रकार के हम लोग 2-3 या 3-4 डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सर्जरी वी डू, और डाल के हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि एक तो पेशेंट का रिकवरी बहुत जल्दी होता है। अभी रिसेंटली हम एक 86 उम्र का हमारा ही कोलिग का मदर इन लॉ है, जिसको हम लोग लैप्रोस्कोपिक राइट एक्सटेंडेड हेमिकोलेक्टमी सर्जरी किया है। यानी कि हम लोग पूरा राइट साइड के जो कॉलन और इंटेस्टाइन को निकाला है, क्योंकि उनका ट्रांसवर्स कॉलन में कैंसर था। और 86 कैन यू इमेजिन 86 ईयर ओल्ड लेडी, दूसरा दिन उठ के बैठ के हम लोग ऑरली भी स्टार्ट कर दिया। अर्ली रिटर्न टू वर्क, अर्ली रिकवरी फ्रॉम द सर्जरी। और आपको मालूम है इकोनॉमिक वाइज पेशेंट इज़ बेनिफिटेड, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर वो अपने काम वापस रिज्यूम कर सकते हैं। तो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अभी ऐसा नहीं कि हम लोग मेजर सर्जरी, कैंसर सर्जरी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। अभी हमारा इंस्टीट्यूट में, हमारा डिपार्टमेंट में, चाहे वो कैंसर सर्जरी हो, चाहे वो जे सर्जरी हो, चाहे वो पीडियाट्रिक सर्जरी हो, चाहे वो गायनेकोलॉजी सर्जरी हो, सभी हम लोग मिनिमल एक्सेस या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं। सर, जैसे कि हमने सुना है कि आपने ना सिर्फ यहाँ के लोकलाइट्स, आपने ट्राइबल्स का भी ट्रीटमेंट किया हुआ है, चाहे वो जारवाज हो, ओंगीज़ हो, निकोबारी ट्राइब्स हो। तो आप बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बिल्कुल, स्पेशली निकोबारी ट्राइब्स में हम लोग बहुत कंजेनिटल, जो जन्मे से ही अबनॉर्मलिटीज़ बहुत पाए जाते हैं। तो जैसा कि किसी का पैखाना का रास्ता नहीं बनता है, और किसी को एपोटोबिलरी सिस्टम में कॉम्प्लिकेटेड जैसा कोलोरेक्टल सिस्ट होता है। कोई बच्चों लोग में मोशन, पैखाना का रास्ता बना है लेकिन मोशन नहीं होता, जिसकी वजह से पेट फूलता है। तो इन सबको हम लोग लैप्रोस्कोपी से सर्जरी किया है। इवन पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, इवन हम लोग नियोनेटल, जो न्यू बॉर्न बेबीज होता है, उनको भी हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके बेनिफिट किया। और स्पेशली ये जो कंजेनिटल जो अबनॉर्मलिटीज़ है, वो बेसिकली वी फाइंड थोड़ा ज़्यादा हम निकोबारी ट्राइब्स में पाया जाता है। और जारवा ट्राइब्स का भी हम लोग सर्जरी किया है, मेनली उन ट्रॉमा से जो केसेस मिलते हैं हमें। और जो पेनिस में जो ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से उनको पेशाब नहीं करता है, क्योंकि उनका कोई ट्रेडिशन होता है, लगता जैसे बच्चा डिलीवर होता है तो उन लोग जो लड़कों बच्चों को स्पेशली पत्थर से उन लोग कुछ उनका पेनिस एरिया में स्क्रैच करते हैं, जिसकी वजह से वो फाइब्रोसिस हो गया और पेशाब का जाने का रास्ता बंद हो जाता है। वो ऐसा बच्चों को हम लोग यहाँ लेके आया है, जिसका बोलता है पेशाब नहीं होता है, लेकिन पेशाब करने के टाइम जो पेनिस का जो टिप फूलता है, तो वो ऐसा बच्चा का जरवा बच्चों लोग में हम लोग सर्जरी किया है। फिर ओंगीस बच्चा में एक अपेंडिसाइटिस जो केस आया था हमारे पास, वो भी हम लोग सर्जरी किया है। तो ट्राइबल में भी हम लोग सर्जरी किया है। मैक्सिमम जो सर्जरी ट्राइबल ग्रुप में हुआ है, वो कार निकोबार ग्रुप का ट्राइब्स में हुआ है। बहुत ही बड़ी बात है। सर, ये जो आपने न्यूबॉर्न बेबीज़ का बताया, तो मतलब न्यूबॉर्न बेबीज़ में कितना सक्सेसफुल रहा है अब तक, और कितने बच्चों को आपने ट्रीट किया है, ऑपरेट किया है? नवजात शिशु में हम लोग जो भी न्यूबॉर्न कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज़ होता है, जो मोस्ट कॉमन हमें जो मिला है, हर्नियास जो मिलते हैं। एक तो कंजेनिटल हिंगोल हर्निया होता है, जो अडल्ट में जो हर्निया होता है, सेम बच्चों में भी होता है। और बच्चों में तुरंत करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग तुरंत सर्जरी नहीं करेगा तो जो इंटेस्टाइन नीचे आके फंस के बच्चा को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो उन बच्चों में हम लोग लैप्रोस्कोपी से हर्निया सर्जरी करके, और बच्चा का रिकवरी इतना अच्छा होता है। यूजुअली बच्चों में क्या होता है, अगर स्कार होता है, ओपन सर्जरी करता है, उस स्कार बच्चों के साथ बड़ा होता है, और उसका वजह से बच्चों को बहुत पेन होता है, उनका ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होता है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से वो नहीं होता है। और दूसरा डायफ्रामेटिक हर्निया करके, कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया का कंडीशन होता है, जहाँ पे बच्चों का जो इंटेस्टाइन्स और लिवर और स्प्लीन जो होता है वो छाती में रहता है, जिसका वजह से लंग का डेवलपमेंट भी नहीं होता है, और जो इंटेस्टाइन है वो छाती में, जिसकी वजह से बच्चा का रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम होता है। तो इन बच्चों में भी हम लोग सर्जरी करके जो डायफ्राम में जो छेद होता है, जो कंजेनिटली जो छेद होता है, उसको बंद करते हैं, और बंद करके सारा इंटेस्टाइन्स को नीचे लेके आ जाते हैं। और यहाँ तक कि अभी 12 साल अभी सर्जरी हो चुका, मेरा यहाँ से सर्जरी कर रहा है। और बच्चे 12वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ता है, जिसका मैं एक दिन में सर्जरी किया था, वो बच्चा हमारे पास अभी फॉलोअप में आते हैं, और उन्हें देखे बहुत खुश लगता है कि हम सर्जरी करके किसी का जान तो बचा है। एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, जो क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। सो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो और किसी में नहीं मिलता है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने इतने सारे सर्जरीज किए हैं, कोई ऐसा यादगार सर्जरी आपके लाइफ का जिसको आपको लगा हो कि ये मेरा अचीवमेंट है? बिल्कुल, एक 6 साल का बच्चा जो हमारे पास आए थे, जो मेलैंड जाके वापस आया हमारे पास, तो वो बच्चा एक्सीडेंटली एसिड पी लिया। अपने पापा ने जो फिश बोटिंग के लिए रखा था कुछ एसिड को यूज़ के लिए, वो पानी समझ के वो पी लिया था, और उसका वजह से उनका जो
पूरा फूड पाइप जल गया था, स्पेशली जो लोअर 2/3 जो फूड पाइप ईसोफेगस जो बोलते हैं वो पूरा जल गया था। तो यहाँ से हमारा दूसरा यूनिट दूसरा उन्हें रेफर किया गया और वो गए तो मेलैंड में उन लोग 25 लाख रुपीस मांगा था सर्जरी के लिए। यहाँ का जो अनिशी स्कीम था उसमें भी इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो उन लोग वापस लेके आ गया। और बच्चे का मेन सिम्टम था बच्चा जो भी खाता है उल्टी करता है, पी नहीं सकता, खा नहीं सकता। तो उसका वजह फिर हमारे पास किसी ने बोला डॉक्टर सजी के पास जाइए, तो हम उनको वर्कअप किया, उनका प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशन इम्प्रूव किया। उसके बाद हम लैप्रोस्कोपी से पहले लैप्रोस्कोपी एब्डोमेन में किया, फिर थोरैक्स में किया और फिर गले में करके उनका 7 आवर्स नॉन स्टॉप सर्जरी हम लोग किया था। 7 to 7.5 आवर्स नॉन स्टॉप सर्जरी 6 साल का बच्चा का किया। और उसमें हम लोग क्या किया, पूरा ईसोफेगस जो जल गया था उसे हम लोग निकाल दिया, जिसको हम लोग ईसोफेजेक्टमी कहते हैं, निकाल दिया। और स्टमक को लेके छाती का जो हार्ट का पीछे से और आयोटा एक वेसल है उसका बीचों बीच लेके जाके गला में लेके आके उसको एनास्टोमोस किया। और ये इसीलिए मुझे यादगार है क्योंकि ऐसा सर्जरी लैप्रोस्कोपी से नहीं होता है। इवन जो महिला में जो सर्जन के पास उन लोग मिलने गए थे उन लोग बोला पहला पेट को लिया, फिर छाती को लिया, फिर गला को लिया। तो लेकिन हम लोग ये सर्जरी पूरा लैप्रोस्कोपी से किया था। और करीब 5 इंसिशन में 5 लैप्रोस्कोपिक पोर्ट्स जो है उससे हम लोग पूरा सर्जरी लैप्रोस्कोपी से करके ईसोफेगस को पहले निकाला, फिर उसके बाद जो स्टमक को पुलअप गैस्ट्रिक पुलअप किया उसको करके गले में लेके आकर। तो इसीलिए मुझे मेमोरेबल है क्योंकि जो स्पेस होता है बच्चों में, वैसे बच्चों में स्पेस कम होता है। और जब छाती के अंदर हम लोग जाते हैं तो स्पेस एडल्ट में भी कम है और बच्चों में तो और भी कम है। लेकिन हम लोग हार्ट और लंग्स और पीछे जो मेजर वेसल है आयोटा, इन 4 स्ट्रक्चर मेजर स्ट्रक्चर है एंड सर्जरी बहुत फाइन है तो, और स्पेस बहुत कम है। तो इतने कम स्पेस में इन 6 साल का बच्चों में हम सर्जरी करके जो स्टमक को ऊपर लेके आके ईसोफेगस निकाला, दैट इज क्वाइट मेमोरेबल विच यू कैन नॉट फॉरगेट। और इसीलिए मेमोरेबल है क्योंकि वो बच्चा हमारे पास अभी फॉलोअप में 1 साल से फॉलोअप में है और बच्चा इतना अच्छा इज डूइंग वेरी वेल। और हमारे पास जब फॉलोअप आया तो हमें काजू लेके आया मेलान में, वैजाग से ग्रेटिट्यूड काजू लेके आया। लेकिन बच्चा इतना नॉर्मल है अभी, बहुत डूइंग वेरी वेल, तो दैट इज क्वाइट मेमोरेबल। इतनी बड़ी सर्जरी आपने की, इसके लिए कोई अप्रिशिएशन वगैरह कुछ मिला फिर आपको? जो पेशेंट वापस आके हमें मुस्कुराते हुए बोलता सर मैं बिल्कुल ठीक है, उससे बड़ा अप्रिशिएशन और क्या चाहिए। और इस बच्चे सर्जरी होने के बाद जो सर्जन वैजाग में लोग मिलने गया था, जो इनका सर्जरी के लिए बात हुआ था, जो 25 लाख का, उनका नाम डॉक्टर रमेश बैपली है। वो वहाँ के जीए सर्जन है, मानव जीए सर्जन है। वो हमसे मिलने आया था। अच्छा। इन लोग उनके बारे इसीलिए गया था कि उनका कोई रिलेटिव इधर उनका कम्युनिटी का है, तो पेशेंट इसीलिए वहाँ गया था। तो वो अंडमान भी घूमने और मुझसे आकर मिला और मुझे इतना बधाई दिया कि मैं तो ओपन करने वाला था, आपने लैप्रोस्कोपी से किया। अच्छा सर, और कौन कौन से सर्जरीज आप करते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं उसकी ज़रा बताइए। बिल्कुल, हम पूरा जीए सर्जरी, जैसा कि जीए सर्जरी डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स, जैसा कि अपर जीए सर्जरी, जैसा मैं बोला ईसोफेजेक्टमी, गैस्ट्रेक्टमी, स्टमक कैंसर है उसका सर्जरी, ईसोफेगस कैंसर है उसका सर्जरी, फिर गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जो हम फंडोप्लिकेशन बोलता है उसका सर्जरी, फिर गॉल ब्लैडर सर्जरी तो हम तो जैसा लाइपोमा निकालते हैं वैसे करते हैं रोज। एक ओटी में मिनिमम 4-5 केस तो होता है जिस दिन गॉल ब्लैडर सर्जरी करते हैं। फिर कॉमन बाइल डक्ट सर्जरी जब पत्थर पित्त के रास्ता में आकर अटक जाता है वो भी हम लोग लैप्रोस्कोपी में करता है। एक्चुअली मेलान में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगर देखा जाएगा वो भी लोग ओपन करते हैं, लेकिन हम यहाँ लैप्रोस्कोपी से करते हैं क्योंकि हमारे पास इतना एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स है। आई एम थैंकफुल टू द डायरेक्टरेट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन कि हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका वजह से सर्जरी लैप्रोस्कोपी से पॉसिबल है, नहीं तो हमें ओपन सर्जरी करना पड़ता है। और उसका बेनिफिट अलग है, पेशेंट को बिल्कुल कोई नहीं, ओपन करेगा तो बड़ा इंसिशन डालना पड़ता है, लेकिन की होल से मैं जैसा मैं बोला हूँ आपको, रिकवरी बहुत फास्ट है, कॉम्प्लिकेशंस कम है, वुंड इन्फेक्शंस कम है, पेशेंट को हम लोग 3 दिन में या 4 दिन में डिस्चार्ज करते हैं। तो वो सर्जरी, फिर पैंक्रियाटिक सर्जरी जिसे हम पैंक्रियाटिक जेजनोस्टमी कहते हैं, या फिर सूडोसिस्ट ऑफ द पैंक्रियास जिसका अल्कोहल के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो भी हम लैप्रोस्कोपी से, सिस्टोगैस्ट्रोसमी लैप्रोस्कोपी से करते हैं। फिर स्टमक कैंसर चाहे वो प्रॉक्सिमल हो या डिस्टल हो वो भी हम लैप्रोस्कोपी से करते हैं। फिर स्प्लेनेक्टमी सर्जरी, फिर सारा हर्निया सर्जरीज, चाहे वो इंगोनल हर्निया हो, अम्बिलिकल हर्निया हो, इंसिशनल हर्निया हो, वो सब हम लैप्रोस्कोपी से करते हैं। फिर जैसे मैं बताऊँ मैं कोलोनिक सर्जरीज जो कैंसर है, मेनली कैंसर जैसा कैंसर रेक्टम में होता है वो भी हम लोग लैप्रोस्कोपी से करते हैं। फिर राइट साइड कोलोन कैंसर, लेफ्ट साइड कोलोन कैंसर वो भी हम लैप्रोस्कोपी से करते हैं। फिर आजकल हम हमारे गायनी जो कोलिग्स है उनको हम लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी सिखाते हैं। एक्चुअली बेसिकली वो गायनाकोलॉजी डोमेन है, लेकिन वो हमारा हेल्प चाहते हैं तो हम जाके उनको लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी जो यूट्रस निकालना है, उन लोग ओपन सर्जरी करते हैं लेकिन हम आजकल उन्हें
लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी भी अब करते हैं, और लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन जो ट्यूमर होता है वो भी लैप्रोस्कोपी से करते हैं। तो अप डाउन में फिर लैप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी, जिसका किडनी खराब हो जाता है आइदर बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन या फिर पत्थर आके पस के जो नॉन फंक्शनिंग किडनी होता है। और पीडियाट्रिक एज ग्रुप में पूरा पीडियाट्रिक यूरोलॉजी जो स्पेशलिटी है वो हम लैप्रोस्कोपी से करते हैं। तो ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां हम लैप्रोस्कोपी नहीं डाले हैं, तो सारा सर्जरी इज पॉसिबल विद लैप्रोस्कोपी। सो मिनिमल एक्सेस सर्जरी इज ए सुपर स्पेशलिटी एंड वी आर डूइंग द मैक्सिमम पॉसिबल सर्विसेज टू द पीपल लैप्रोस्कोपिकली। सर, इससे मतलब पेशेंट्स को तो बेनिफिट मिल ही रहा है, क्योंकि जितना सर्जरीज आपने बताए हैं ये सारे अगर बाहर कोई जाए और करवाए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, जो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यहाँ बिल्कुल 5 पैसे भी चार्ज नहीं करते हैं, थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास MRI है, CT स्कैन है। अगर सपोज प्राइवेट में जाता है एक MRI स्कैन को मिनिमम 10,000 चार्ज करते हैं, CT स्कैन 3,000 चार्ज करते हैं, और जो भी हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास है वो इतना कॉस्टली है। तो बेसिक एक गॉल ब्लैडर सर्जरी का चार्ज अगर हम लोग प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में करेगा मिनिमम 2 लाख है, जो हम पेशेंट को बिना पेशेंट्स को करते हैं। तो यहाँ तक ये भी नहीं, हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी टू द डोर स्टेप ऑफ द पब्लिक, हम लैप्रोस्कोपिक कैंप किया हुआ है। ठीक है, जब माया बंदर में जाके हम लोग 3 दिन में 15 लैप्रोस्कोपिक सर्जरी किया है। सो वी आर ट्राइंग टू एक्सटेंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी टू द इंटर आइलैंड्स, यहाँ तक कि माया बंदर में जाके वहाँ का OT में हम लोग लैप्रोस्कोपिक कैंप किया है। तो लैप्रोस्कोपिक कैंप वैसा भी ट्यूबल लाइगेशन जो गायनी हमारा कॉलेज करते हैं, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हैव एक्सटेंड वाइडली इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। पहले तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए पेशेंट्स को 10 बार सोचना है, मेलैंड जाना है, और मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स रेफर होके जाते थे, जिसका वजह से हमारा जो गवर्नमेंट एक्सटेकर में कितना बर्डन थी। तो अभी जो सर्जरी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हम लोग यहाँ देते हैं, तो पेशेंट इज बेनिफिटेड एंड द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग दम एंड द एक्सटेकर ऑफ द गवर्नमेंट इज सेव्ड। सो इससे नॉट ओनली द एंटायर कम्युनिटी इज बेनिफिटेड। अभी एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी भी शुरू किया है, और ताकि पूरा GA सर्जरी इन वन रूफ पेशेंट को देंगे। तो हम लोग एंडोस्कोपी हफ्ते में वो भी 3 दिन करते हैं, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड थर्सडे, और हर दिन मिनिमम 6 से 7 एंडोस्कोपी सर्विसेज करते हैं। और जल्द से जल्द हम कोलोनोस्कोपी सर्विसेज भी शुरू करेंगे, ताकि उसके लिए पेशेंट बाहर ना जा पाए। और तो ऑल GA सर्जरीज हम एंड GB पद में टू द बेस्ट वी कैन गिव टू द पेशेंट्स। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने डॉक्टर साजी वर्गीस जी को सुना, उनके अचीवमेंट्स जो रहे वो भी आप दर्शकों के साथ उन्होंने साझा किया। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे आइलैंडर्स को इसी तरह बेनिफिट मिलता रहे। साजी वर्गीस सर जी जिस तरह से नए नए सर्जरीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्जरीज के लिए बाहर जाकर के आपको बहुत मोटा एक रकम देना पड़ता है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो ये काबिले तारीफ है। और जो भी कुछ अब तक इन्होंने यहाँ के आइलैंडर्स के लिए किया है वो भी काबिले तारीफ है। सर, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब इतने सारे सर्जरीज आपने, सक्सेसफुल सर्जरीज आपने किए हैं, इसके लिए आपको कोई मतलब एप्रिशिएशन या कमेंडेशन ऐसा कुछ मिला है? हाँ, 2014 में रिपब्लिक डे तो LG कमेंडेशन मुझे मिला गया मिनिमल एक्सेस सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए। ओनली 2014, उसके बाद कुछ नहीं मिला? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं मिला। कभी ऐसा लगा नहीं कि मैंने इतना काम किया, इतनी सर्जरीज किए, मुझे भी अप्रिशिएशन मिलना चाहिए? सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन तब मिलती है जब हमारा पेशेंट सर्जरी के बाद फॉलोअप में आते हैं और हमें धन्यवाद देते हैं। हो सकता है फ्यूचर में मुझे गवर्नमेंट कुछ अप्रिसिएशन दे, जरूर मिलना चाहिए आपको। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप दर्शकों को ये एपिसोड जरूर पसंद आएगा, क्योंकि आपके चहेते फेवरेट डॉक्टर का हमने एक इंटरव्यू आप दर्शकों के साथ साझा किया है। जो लोग इनको जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं भी जानते हैं कि डॉक्टर साजी वर्गीस जी किस तरह का सर्विस यहाँ पर दे रहे हैं और इन फ्यूचर क्या क्या फैसिलिटीज आपको JB पंत अस्पताल में मिल सकती है, ये वीडियो उनके लिए था। तो आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि मैसेज करके जरूर बताइएगा कि ये एपिसोड आप दर्शकों को कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।